हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज से हम अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। सो फार हमने बहुत सारे टॉपिक्स जेनेटिक्स से पढ़े हैं, बहुत सारे टॉपिक्स प्लांट ब्रीडिंग सेक्शन से पढ़े हैं और कुछ टॉपिक हमने बायोटेक्नोलॉजी के भी कवर किए हैं। दो बायोटेक्नोलॉजी में अभी हमें कुछ और टॉपिक्स भी कवर करने हैं, लेकिन आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीड साइंस। तो आज से सीड साइंसेस की क्लासेस शुरू होंगी। सीड साइंसेस से रिलेटेड कंसेप्चुअल चीज़ें जो है हम आज से इन क्लासेस में पढ़ेंगे। आज जिनको नहीं पता उनको एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ हम प्रयास बैच में कोशिश कर रहे हैं प्लांट साइंसेस के सब्जेक्ट्स को जानने की, समझने की, ताकि जेआरएफ में हमें हेल्प मिल सके। प्लांट साइंसेस में जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, सीड साइंस, क्रॉप फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट होते हैं, साथ ही साथ बायोकेमिस्ट्री भी। तो आज से हम इसमें सीड साइंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक्स पार्ट इज कंप्लीटेड एंड प्लांट ब्रीडिंग पार्ट भी जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो भी लोग चाहे वो आईसीआर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं प्लांट साइंसेस से, या फिर एएसआरपी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या वो अपने मास्टर्स इन सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, अपने स्टेट एग्जाम्स देना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे यानी कि हफ्ते में 3 दिन ये क्लासेस आपको अवेलेबल होती हैं एट 7 PM। सो डू नॉट फॉरगेट द टाइम एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको क्लास की जो है नोटिफिकेशन भी मिल सके। अब देखिए, हमारी पीपीटी से जो है वेट नहीं हो रहा है कि ये चलिए आगे चलिए और जल्दी से बच्चों को पढ़ा दीजिए, है ना। तो अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स हैं, जॉब अलर्ट्स हैं, पावर कैप्सूल हैं, डेली सब्जेक्ट वाइज क्विज है जिनको आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक गिवन है, उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसमें लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनिए, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पेड बैच में एडमिशन ले अड्डा 24/7 की ऐप से, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, जिन कॉइन्स को यूज करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है जो कि वेबसाइट पर नहीं मिलता है। सो ऑलवेज एनरोल थ्रू अ एप्लीकेशन। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी क्लासेस यहाँ हो रही है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी क्लास आप मिस ना करें। ये एक ऐसा चैनल है जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक, रात 10 बजे तक आई वुड से, आपको एग्रीकल्चर कंटेंट प्रोवाइड करता है, जो कि आपके किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम में बहुत बहुत काम आता है। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, बिकॉज कोल्ड की वजह से काफ़ी क्लियर प्रोनाउंसिएशंस मैं नहीं कर पा रही हूँ। दैट इज़ on behalf of me very sorry, right? So these are your batches guys। अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीडब्ल्यूसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर इफ्को के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके नए बैच ऑलरेडी अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर और इसके एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड Y448 while enrolling these batches। ये आपको 77% तक डिस्काउंट दिलाएगा एंड you will be able to enjoy your paid classes। ठीक है, तो ये जो आपका इफ्को का है, ये नया बैच है जो कि 29 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। 1840 जो है इसकी एनरोलमेंट फीस है, नॉट एप्लीकेशन फीस। तो इफ्को की नोटिफिकेशन भी आउट हो गई है। अगर आप लोगों ने इफ्को का सिलेबस देखना है या फिर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जो आपके अलग अलग सेशंस अलग अलग फैकल्टीज ने लिए हैं, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन बिफोर गिविंग द एग्जाम आपके पास हो एंड एक माइंड मेकअप हो। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जैसे कि मैंने कहा, आज से हम सीड साइंस शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सीड बायोलॉजी। सीड बायोलॉजी या फिर सीड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, है ना।
तो सीड के अंदर क्या है, उसकी बायोलॉजी क्या है, राइट, और क्या उसके पार्ट्स होते हैं, उनका क्या नाम है, तो वो सारी चीज़ें हम आज सीड बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट, हाउ अ सीड इज फॉर्म्ड, एक सीड कैसे फॉर्म होता है। तो बच्चों सीड हमेशा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही सीड प्रोड्यूस होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जब मेल और फीमेल गेमीट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं फ्लावर में ये पार्ट आपने देखा होगा है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ जहाँ हमने फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन पढ़ा है प्लांट ब्रीडिंग में, राइट। तो ये आपका स्टिग्मा है, यहाँ पर पॉलन यानी कि मेल गेमीट जो है वो फॉल होता है, ये आपकी फीमेल है, और फीमेल में यहाँ से पॉलन ट्यूब के द्वारा होते हुए यहाँ पर एग होता है, और ये मेल जो है इस एग से क्या होता है, मिलता है। जब एग और आपका स्पर्म या फिर पॉलन मिलता है तो जाइगोट फॉर्मेशन होती है और सीड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, सीड बनता है। तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सीड फॉर्मेशन होता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है लेकिन उसमें सीड फॉर्मेशन होती है। सीड फॉर्मेशन विदाउट एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये याद रखिएगा, इसे कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। काफी बार ये क्वेश्चन आ जाता है एंड काफी इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एपोमिक्सिस, राइट। चलिए अब सीड के बारे में और चीजें जाने, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करना चाहेंगे कि भाई अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें तो सीड क्या होता है ना। तो बॉटनी कहती है कि कोई भी एम्ब्रियो है ना, सीड इज अ प्लांट एम्ब्रियो, एक प्लांट का एम्ब्रियो है जिसके पास रिजर्व्ड फूड है और एक प्रोटेक्टिव लेयर है ना। एक एम्ब्रियो जो एक प्रोटेक्टिव लेयर में बंद है, जो क्षमता रखता है एक प्लांट में बदलने की, उसे हम सीड कहते हैं। वहीं हमने एक सिंपल छोटी सी डेफिनेशन है जो हम सब लोगों ने रटी हुई है, वो क्या है, सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल। जब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद तो सीड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आता है, सीड इज अ ओवरी, सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल, सीड इज अ एम्ब्रियो, तो उसमें हमेशा मैच्योर ओव्यूल या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। ओवरी से हमेशा फ्रूट बनता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट द ओवरी एंड द ओव्यूल। तो ये दो डेफिनेशन तो बायोलॉजी से रिलेटेड हो गए, लेकिन अगर मैं सीड साइंस की बात करूं तो सीड साइंस सीड को कैसे डिफाइन करता है। तो सीड साइंस सिंपली ये कहता है कि भाई कोई भी पार्ट हो, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको हम सोइंग कर सकते हैं, जिसको हम बो सकते हैं और जो एक प्लांट में बदल सकता है, यानी कि अपने जैसे एक आइडेंटिकल प्लांट खड़ा कर सकता है, उस हर चीज को हम सीड कहेंगे। जैसे कि पोटैटो ट्यूबर्स है, अब पोटैटो ट्यूबर्स में आप सीड तो नहीं लेते हैं पोटैटो के ट्यूबर्स लेते हैं, उनकी सोइंग करते हैं और आपको फिर से एक पोटैटो का हरा भरा नया प्लांट मिल जाता है। तो इस टाइम पर सीड किसको कहेंगे, उस पोटैटो को जो आप सोइंग कर रहे हैं उसे आप सीड कहेंगे, ठीक है। तो सीड साइंस कहती है कि चाहे वो कोई भी पार्ट है, सीड है, ट्यूबर है, लीफ है, स्टेम है, डजंट मैटर, अगर आप उसकी सोइंग करते हैं और आपको एक प्लांट उससे मिलता है, रीजनरेशन उससे होती है, तो उसे हम सीड कहेंगे। ये सीड टेक्नोलॉजी की भाषा में सीड को डिफाइन किया गया है, राइट। नेक्स्ट मूविंग, तो सीड कितने प्रकार का होता है ना। तो मेजर जो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो है डाइकॉट एंड मोनोकॉट। सीड दो प्रकार का होता है, डाइकॉट सीड्स होते हैं, मोनोकॉट सीड्स होते हैं। फर्दर क्लास में, अगली क्लास में हम जानेंगे व्हाट आर द ऑर्थोडॉक्स सीड्स एंड रिकैल्सिनेंट सीड्स। ऑर्थोडॉक्स सीड्स क्या होते हैं और रिकैल्सिनेंट सीड्स कौन से होते हैं।
एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ, ऑर्थोडॉक्स सीड्स वो होते हैं जिनको आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, उनकी हेल्थ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। वहीं अगर रिकैल्सिनेंट सीड्स हैं तो उनको आप लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी हेल्थ जल्दी ही डिटेरियोरेट हो जाती है, यानी कि वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो हमें अपने एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी। और वो इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन, मोनोकॉट्स क्या होते हैं? व्हाट आर मोनोकॉट्स? जिनमें एक ही कॉटिलिडन होता है। कॉट इज फॉर कॉटिलिडन, मोनो मीन्स वन, है ना। मोनो का मतलब क्या होता है? वन, एंड कॉट मीन्स कॉटिलिडन। जिसमें एक ही कॉटिलिडन होता है उसे मोनोकॉट सीड कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं मोनोकॉट के, लेकिन जनरली जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, देखते हैं गेहूं का दाना, है ना, राइस, तो ये राइस है, गेहूं है, मक्का के दाने हैं, बाजरा के दाने हैं, ये सब क्या है? मोनोकॉट्स है। दीज ऑल आर मोनोकॉट्स, क्योंकि इनका एक ही कॉटिलिडन है। अच्छा, पता कैसे चलेगा? तो सिंपली सीड को प्रेस करके देखिए, है ना। अगर सीड दो भागों में बट जाता है, जैसे कि आप चने या छोले का छिलका लेंगे, राजमा का लेंगे, तो सीड लेंगे, तो उसको जैसे आप प्रेस करते हैं, है ना, तो वो दो टुकड़ों में बट जाता है। लेकिन जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं वो दो टुकड़ों में नहीं बटते, है ना, काटने से भी नहीं बटेंगे। तो दिस इज अ मोनोकॉट सीड। ये आपको पता चल जाएगा कि ये मोनोकॉट सीड है। मोनोकॉट सीड्स के एग्जाम्पल आपके बनाना है, ऑर्किड्स है, कोकोनट पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। कोकोनट एक मोनोकॉट सीड है ना। अनियन भी आपका मोनोकॉट है, डैफोडिल आपका मोनोकॉट है, वीट आपका मोनोकॉट है, अगेव आपका मोनोकॉट है ना। दिस ऑल आर मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स यानी कि जिनमें एक ही कॉटिलिडन पाया जाता है। नाउ अगर हम देखें स्ट्रक्चर कि एक मोनोकॉट का सीड स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक मोनोकॉट सीड कैसा दिखता है, राइट। तो मोनोकॉट सीड देखिए आपका एक ही कॉटिलिडन होता है, राइट, और सबसे बाहर एक लेयर होती है। ठीक है, सबसे बाहर एक लेयर होती है। यहाँ पर सीड कोट लिखा हुआ है, बट इसको सीड कोट नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। मोनोकॉट्स में जो भी आउटर लेयर होती है, यानी कि जो सीड कोट होता है, उसे पेरिकार्प कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एल्यूरोन लेयर दिख रही है जो इसके बिल्कुल पेरिकार्प के नीचे होती है। ये एल्यूरोन लेयर प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जो एल्यूरोन लेयर है ये प्रोटीन की बनी होती है। तो अगर आप एक ऐसा सीड खाते हैं जिसकी एल्यूरोन लेयर हट चुकी है, जो हाईली पॉलिश्ड है ना, बिल्कुल छील के बिल्कुल उतार दिया, पॉलिश कर दिया है, तो एल्यूरोन लेयर बेसिकली वहां से लूज हो जाती है और प्रोटीन कंटेंट जो है उस सीड का वो कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत हाईली पॉलिश्ड दाल हो, वैसे दाल इज अ डाइकॉट, या हाईली पॉलिश्ड राइस हो तो वो आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसमें स्टार्च के अलावा फिर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, आपको थोड़े रॉ फॉर्म में उनको खाना चाहिए। एल्यूरोन लेयर के बाद यहाँ ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, दिस इज एंडोस्पर्म। ये पोर्शन क्या है? एंडोस्पर्म पोर्शन है। ये एंडोस्पर्म क्या होता है? मैंने आपको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर बताया था कि दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक तो एग और स्पर्म का होता है जो मैंने अभी रिपीट किया। सेकंड, आपके एम्ब्रियो में यहाँ पर एम्ब्रियो सैक में बीच में दो पोलर बॉडीज होते हैं। बीच में क्या होते हैं? दो पोलर बॉडीज होते हैं और एक मेल गेमेटोफाइट आकर इसके साथ फ्यूज कर लेता है। तो बेसिकली 3 सेल यहाँ पर फ्यूज हो रहे हैं, 2 पोलर बॉडीज और एक मेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ पर इसकी जो प्लॉइडी लेवल होती है वो क्या होती है? 3n, यानी कि ये क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। पर ये एंडोस्पर्म बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या जरूरत थी नेचर को डबल फर्टिलाइजेशन करने की या ट्रिपल फ्यूजन करने की? इसको और क्या कहा जाता है? ट्रिपल फ्यूजन, है ना।
तो जरूरत ये पड़ी कि जब सीड से सीडलिंग बनेगा, जब सीड से प्लांट निकलेगा, इट नीड्स फूड, इट नीड्स एनर्जी, है ना। एनर्जी के बिना कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कोई एनर्जी उसे रोकती नहीं है। तो अगर सीड से सीडलिंग निकलना है तो उसे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाना खाने से मिलेगी, है ना। हम भी अपनी डे टू डे लाइफ में खाना खाते हैं तभी चल रहे हैं, वरना तो पड़े रहेंगे। आई एम फीलिंग सो। कई लोग तो एक दिन के, स्पेशली जो वो क्या सीरियल्स आते हैं ना, एक दिन का करवा चौथ का व्रत होता है और हीरोइन चक्कर खा के गिर जाती है, एज इफ दे डू नॉट हैव अ स्टोर्ड फूड, है ना। स्टोर्ड फूड से एक कहानी याद आई, कहानी नहीं एक नाम याद आया है। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो इट इज नॉट रिलेटेड टू सीड साइंस, बट ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ग्रोइंग सीडलिंग को भी फूड चाहिए, और वो फूड किससे मिलता है? एंडोस्पर्म से मिलता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या है? ग्रोइंग सीडलिंग के लिए, और इस सीड को, इस एम्ब्रियो को जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो फूड चाहिए, वो एंडोस्पर्म हमें प्रोवाइड करता है। अब एम्ब्रियोनिक पार्ट पर आ जाते हैं। दिस इज योर एम्ब्रियोनिक पार्ट, ठीक है। इस एम्ब्रियोनिक पार्ट का एक ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सैक्यूटेलम। सैक्यूटेलम। तो जहां हम डाइकोट सीड्स होते हैं वहां पर एक टर्म यूज करते हैं कॉटिलेडन्स। यहाँ पर कॉटिलेडन को ही सैक्यूटेलम कहा जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, मोनोकोट्स के पास एक ही कॉटिलेडन होता है, तो बेसिकली मोनोकोट्स के पास एक ही सैक्यूटेलम होता है, ठीक है। तो सैक्यूटेलम इज इक्वल्स टू कॉटिलेडन, ये ऑलमोस्ट एक ही बात है, राइट। ये जो आप रेड पोर्शन देख रहे हैं ये आपका एम्ब्रियोनिक पार्ट है। अब एम्ब्रियोनिक पार्ट में आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले ऊपर एक लेयर है, इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और नीचे की जो लेयर है उसे बोलते हैं कोलियोराइजा। इनके फंक्शन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसके नीचे का जो पोर्शन होता है यहाँ होता है प्लूम्यूल, और यहाँ नीचे की तरफ जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं रेडिकल। तो प्लूम्यूल क्या होता है? जो फ्यूचर में शूट पार्ट बनने वाला है, जो जमीन से ऊपर का पार्ट होता है उसे शूट पार्ट बोलते हैं। जो आपको स्टेम दिखती है, लीव्स दिखती है, फ्रूट्स दिखते हैं, ये क्या है? ये सारे शूट के पार्ट है, ठीक है। तो प्लूम्यूल से क्या बनता है? शूट बनता है। और रेडिकल से क्या बनता है? रूट बनता है। तो प्लूम्यूल से शूट बनने वाला है और रेडिकल से रूट बनने वाला है। इस प्लूम्यूल के ऊपर एक कवरिंग है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, उस कवरिंग का नाम है कोलियोप्टाइल। प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग है उसे कोलियोप्टाइल बोलते हैं, और रेडिकल के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो उसे बचाने के लिए बनी है उसे कोलियोराइजिया बोलते हैं, ठीक है। तो रेडिकल स्टार्ट्स फॉर आर, और ये फ्यूचर में क्या बनती है? रूट बनती है, विच अगेन स्टार्ट्स विद आर, एंड कोलियोराइजिया, राइजिया स्टार्ट्स विद आर। तो क्योंकि ना कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजिया में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी जो प्रोटेक्टिव लेयर थी वो कौन सी ऊपर थी कौन सी नीचे थी। तो कोलियोराइजिया में जिसमें आर आता है, राइजिया आता है, वो रूट को प्रोटेक्ट करता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, तो सिंपली आपको चीज याद हो जाएगी, ठीक है। तो रेडिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसे कोलियोराइजिया कहते हैं, और प्लूम्यूल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। ये जो दो पोर्शन आप देख रहे हैं, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजिया, ये दोनों सिर्फ मोनोकॉट सीड्स में ही होते हैं, ये डाइकॉट सीड्स में नहीं पाए जाते। दे आर नॉट फाउंड इन डाइकॉट सीड्स, ये सिर्फ मोनोकॉट सीड में पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं डाइकॉट सीड में सैक्यूटेलम भी नहीं होता, वहां कॉटिलेडन होता है। उसको पेरिकार्प भी नहीं कहते, उसको सीड कोट कहते हैं। ये कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं डाइकॉट सीड की तरफ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डाइकॉट सीड? जिसमें दो कॉटिलेडन्स हो उसे हम डाइकॉट सीड कहते हैं, राइट। तो डाइकॉट सीड्स, जैसे मोनोकॉट सीड में एक कॉटिलेडन होता है, डाइकॉट सीड में दो कॉटिलेडन्स होते हैं। तो जब इसका सीड आप ऐसे देखेंगे, है ना, ये जब ऊपर आता है
तो हमेशा इसमें जो है दो पार्ट्स, दो कोटिलेडन्स आपको नजर आते हैं जब वो जर्मिनेट होता है। या सिंपली आप जैसे दाल को देखिए, काजू को देखिए, चने को देखिए, आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं इजीली और आपके पास दो राउंड राउंड आ जाएंगे, है ना। दोज टू पार्ट्स यू आर गेटिंग इज योर कॉटिलेडन, वो आपका कॉटिलेडन है। अदर एग्जाम्पल्स फॉर डाइकॉट आर पपाया, पपाया जो है आपका डाइकॉट सीड है, गवावा आपका डाइकॉट सीड है, आपका मैंगो इज अ डाइकॉट सीड, पी आपका डाइकॉट सीड है, टमाटर आपका डाइकॉट सीड है। टमाटर कई बार लोग मोनोकॉट समझ लेते हैं कि उसका सीड तो बहुत छोटा होता है, दो टुकड़ों में नहीं बढ़ता है। सनफ्लावर आपका डाइकॉट है, रोज आपका डाइकॉट है। एक और गलती करते हैं, कॉटन, कॉटन काफी लोग सोचते हैं इट्स अ मोनोकॉट, नो, कॉटन इज अ डाइकॉट प्लांट, ठीक है। कॉटन एक डाइकॉट प्लांट है, काफी लोग इसको मोनोकॉट करके आते हैं और वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो जो सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हो जैसे कि पल्सेस है, ग्राम है या राजमा है, ऑफ कोर्स एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, वो थोड़ा सा ऐसा पूछेगा जहां आपको कंफ्यूजन होती है, जस्ट लाइक कॉटन, है ना, जस्ट लाइक टमाटर। तो इन पर आपको ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है कि ये मोनोकोट होता है डाइकोट या पपाया। तो ये ऐसे हैं जिनको आप माइंड में सोचोगे तो आपको लगेगा छोटा सा सीड है, दो टुकड़े नहीं हो पाते हैं तो मोनोकोट होता होगा, बट दैट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो हमेशा इन एग्जाम्पल्स को भी ध्यान में रखना है। Whatever I say in the class, whatever I repeat in the class, these things are important from your exam point of view. Keep in mind while reading. ये सिर्फ एग्जाम्पल मैम ने बताए थे हमें समझाने के लिए, नहीं, these examples are important. Okay? चलिए नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखते हैं, डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया डाइकॉट सीड को आप कॉटिलिडन 1 और कॉटिलिडन 2 दो कॉटिलिडन्स में बांट सकते हैं। दोनों कॉटिलिडन्स को जब आप अलग करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर इजीली राजमा और छोले में दिखाई देता है। दिस इज द एम्ब्रियोनिक पोर्शन, ये वो एम्ब्रियोनिक पोर्शन है जो बड़ा होकर प्लांट बनने वाला है, बाकी सब सीड का पोर्शन एम ही है, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो ऑफ कोर्स जो प्लूम्यूल पोर्शन होता है या ऊपर वाला पोर्शन होता है वो शूट बनाता है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है रेडिकल जो होता है वो रूट बनाता है। लेकिन यहाँ प्लूम्यूल और रेडिकल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, यानी कि कोलियोराइजिया और कोलियोप्टाइल जो है यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर दो और नई चीजें प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल क्या है, देखिए ये मान लीजिए आपका, ये देखिए ये आपका जो है क्या है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक पोर्शन है। इस एम्ब्रियोनिक पोर्शन में ये आपका प्लूम्यूल है, ठीक है, दिस इज योर प्लूम्यूल एंड दिस इज योर रेडिकल, नीचे वाला पार्ट रेडिकल है। प्लूम्यूल के जस्ट नीचे का जो पोर्शन है, जो डंडी है प्लूम्यूल के जस्ट नीचे, ये वाला, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और इसके ऊपर जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने, तो इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल एंड इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। रेडिकल के ऊपर है ना, रेडिकल के ऊपर का पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन मतलब एपिकोटाइल है। ये प्लूम्यूल के नीचे का पोर्शन है तो इसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ठीक है। नाउ आपने जर्मिनेशन में भी सुना होगा, एक एपिजियल जर्मिनेशन होता है, एक हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। डू नॉट कंफ्यूज विद दैट, ओके, उसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये पोर्शन का नाम है। तो जो पूरा एम्ब्रियो है आपका, बिल्कुल प्लूम्यूल के नीचे के पोर्शन को हाइपोकोटाइल बोलते हैं और बिल्कुल रेडिकल के पोर्शन के ऊपर जो पोर्शन है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, ओके। तो अब चलते हैं, आपके दो कॉटिलिडन्स हैं, इन दो कॉटिलिडन्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म यानी कि फूड होता है। तो वहां फूड आपका सेक्यूटेलम से बाहर या कॉटिलिडन के बाहर स्टोर होता है, लेकिन डाइकॉट्स में जो फूड है वो कॉटिलिडन के अंदर स्टोर होता है। तो इसको एंडोस्पर्म जो है कॉटिलिडन्स में प्रेजेंट किस में होता है, डाइकॉट्स में। कॉटिलिडन के बाहर किस में होता है, मोनोकॉट्स में, ठीक है।
और बाहर का जो इसका पोर्शन है ना, जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको पेरिकार्प ना कह करके क्या कहा जाता है, सीड कोट। मोनोकोट्स में आप पेरिकार्प के नाम से जानते हैं, लेकिन डाइकोट्स में ये सीड कोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ डाइकोट सीड, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। आई होप क्लियर हुआ होगा, लेकिन स्टिल कोई कंफ्यूजन है, यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल बी एबल टू रिपीट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं रिपीट कर सकूं एंड आपको ये टर्म्स क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट, what are the differences between a monocotyle plant or a monocot plant or a dicot plant, है ना। क्या सिर्फ सीड देखकर हम बता पाएंगे कि मोनोकोट है या डाइकोट है? बिल्कुल नहीं। आपको एक प्लांट के बचपन से पता होगा कि ये प्लांट डाइकोट है या मोनोकोट है। सीड तक वेट करने की जरूरत नहीं होती। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात है सीड की। तो सीड में एक ही कोटिलेडन होता है तो मोनोकोट होता है, सीड में 2 कोटिलेडन्स होते हैं तो डाइकोट होता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। द नेक्स्ट इज रूट्स। गेहूं को कभी उखाड़ कर देखा है या राइस को कभी उखाड़ कर देखा है या ग्रासेस कभी देखी है? ग्रासेस की जो रूट्स होती है वो कैसे होती है, ज्यादा स्प्रेडिंग होती है, इधर उधर ज्यादा स्प्रेड करती है, लेकिन डीप नहीं होती, आप उसको इजीली अपरूट कर पाते हो, है ना। तो जो आपके मोनोकोट्स हैं, जो ग्रासेस हैं, उनमें क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम है। फाइब्रस रूट सिस्टम यानी कि नीचे की तरफ कम फैलता है, हॉरिजॉन्टल ज्यादा फैलता है, तो ये शैलो होते हैं, है ना, इस तरीके से। वहीं जो आपके डाइकोट्स हैं उनमें टैप रूट सिस्टम देखा जाता है। टैप रूट सिस्टम कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम का मतलब है नीचे की तरफ आपकी रूट ज्यादा जाती है, पेनिट्रेट करती है, मतलब ऐसे नीचे 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 ज्यादा जाती जाएगी और फिर उससे जो है यूं फाइबर्स निकलेंगे, तो होता है टैप रूट सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ग्रासेस उखाड़ के देखिए, बहुत इजीली उखड़ जाएंगे। कॉटन का प्लांट उखाड़ के देखिए, आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा क्योंकि वो अंदर तक डीपर लेयर में होती है, तो इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। साथ ही साथ लीफ देख के भी आप बता सकते हैं प्लांट में अगर पैरेलल वेनेशन है। केला का पत्ता देखा है ना, कितने सीधी सीधी लाइंस उसमें हमें दिखती है, पैरेलल वेनेशन, लाइन दूसरे को कट नहीं करती है, तो ये मोनोकोट प्लांट्स हैं। और अगर आपने ये जो नॉर्मल देखा है लीफ में, हम क्या बनाते हैं, ऐसे 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 बनाते हैं, है ना, तो इस तरीके के वेरिएशन पैटर्न देखे हैं, तो ये क्या है, ये डाइकोट सीड के पैटर्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वेस्कुलर बंडल्स की, तो वेस्कुलर बंडल जैसे ये स्टेम का ट्रांसेक्शन हमने लिया है, तो मोनोकोट्स में वेस्कुलर बंडल जो है रैंडमली स्प्रेड होते हैं कहीं कहीं, वहीं डाइकोट्स में रैंडमली स्प्रेड नहीं होते, एक सर्कल बनाते हैं, एक कंसेंट्रिक रिंग बनाते हैं। कहते हैं ना डाइकोट्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी आप एज पता कर सकते हो कि हर साल एक रिंग इसमें बनती है, एनुअल रिंग बनती है, वो इसी से बनती है, वेस्कुलर बंडल से। तो ये जो है रिंग में अरेंज होते हैं, और मोनोकोट्स में रिंग में अरेंज नहीं होते, ये जो है रैंडमली अरेंज होते हैं। फ्लावर देखकर भी बता सकते हैं, अगर फ्लावर में मल्टीपल ऑफ 3 पेटल्स हैं, यानी कि 3 पेटल हैं, 5 पेटल 6 पेटल हैं, 9 पेटल्स हैं, मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का टेबल सबको आता है ना, तो अगर मल्टीपल ऑफ 3 है यानी कि वो एक मोनोकॉट प्लांट है, लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ 4 या मल्टीपल ऑफ 5 है तो वो एक डाइकॉट प्लांट है। तो आप ना सिर्फ सीड, आप लीफ, रूट या फ्लावर देखकर भी इजीली बता सकते हैं कि एक प्लांट मोनोकॉट प्लांट है या डाइकॉट प्लांट है। ओके, नाउ सम सीड पार्ट्स। सबसे पहले आउटर लेयर होती है जिसे सीड कवरिंग कहा जाता है। पेरिकार्प यानी कि मोनोकोट्स में जो ये सीड कोट होता है उसे पेरिकार्प कहते हैं, क्योंकि उसमें जो जितने भी उसकी लेयर्स हैं वो फ्यूज्ड हो जाती है, एक में मिल जाती है, पूरा एक लेयर बन जाता है, तो उसे पेरिकार्प कहते हैं। वहीं डाइकोट्स में इसको सीड कोट कहते हैं, जिसके अंदर 2 लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो सीड कोट सिर्फ सीड को सेफ रखने के लिए होता है, उसको एनवायरमेंट, बाहरी एनवायरमेंट से बचाने के लिए होता है, टू कीप इट मोर सेफ एंड इसकी स्टोरेबिलिटी को अच्छी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हीलम। तो आपने इस तरीके का स्कार या निशान देखा होगा सीड के ऊपर, दिस स्कार इज कॉल्ड एज हीलम, इसको हीलम बोलते हैं।
और जहां ये हीलम खत्म होता है वहां पर एक छोटा सा छेद होता है, पोर होता है। इस पोर को माइक्रोपाइल कहते हैं या माइक्रोपाइलर पोर कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोपाइल है इसके द्वारा सीड वाटर इम्बाइब करता है। जैसे अगर आप भीगे हुए छोले खाते हैं, चने खाते हैं, तो आप देखते होंगे रात को भिगोते हैं, सुबह तक वो मोटे हो जाते हैं, है ना, पानी इम्बाइब करते हैं। तो वो पानी जो वो पी रहे हैं, है ना, वो दैट वाटर एंटर्स थ्रू दैट माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइल जो पोर है इसके द्वारा वाटर अंदर जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए या वाटर इनटेक के लिए सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म मैंने आपको बता दिया है, एंडोस्पर्म स्टोर्ड फूड है जिससे जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो अपनी एनर्जी लेता है। नेक्स्ट इज रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो आपने जैसे इस तरीके से चने का सीड देखा होगा ना, तो इस तरीके का प्लस का निशान उसमें दिखता है, बहुत ध्यान से देखिएगा आज घर में, है ना। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको प्लूम्यूल कहते हैं और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको रेडिकल कहते हैं। रेडिकल से रूट बनता है, प्लूम्यूल से शूट बनता है। देन कोलियोराइजियन कोलियोप्टाइल। प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे कोलियोप्टाइल बोलते हैं और रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे कोलियोराइजा बनते हैं। दीज आर फॉर सेफ्टी मेजर्स। ये सेफ्टी के लिए प्रेजेंट होते हैं और कोई इनका खास फंक्शन नहीं होता। ठीक है, वहीं पर एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो है वो डाइकॉट सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। एपिकोटाइल जो है सेक्शन ऑफ द स्टेम अबव द कोटिलिडन स्टॉक। कोटिलिडन के स्टॉक के ऊपर का जो सेक्शन होता है उसे एपिकोटाइल बोलते हैं। और पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस के जो प्राइमरी रूट्स होते हैं उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल होते हैं। दीज वर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीड स्ट्रक्चर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है और बहुत ज्यादा वाइवास में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, What is the difference between seed and grain? एक ग्रेन और सीड में क्या डिफरेंस होता है? देखने में तो दोनों सेम लगते हैं। What is the difference between them? तो डिफरेंस है सिर्फ मोटिव का, है ना। भाई कोई बंदा कोई एक्शन कर रहा है, हो सकता है गलती हो जाती है कई बार इंसान से, लेकिन उसके इंटेंशन कैसे थे? क्या वो किसी को नुकसान करने के लिए ही वो कदम उठा रहा था या फिर वो एक अच्छी भावना से कदम उठा रहा था और गलती से कुछ इस तरीके से आउटकम आ गया कि कुछ गलत हो गया, है ना। इंटेंशन मैटर्स, एक इंसान के इंटेंशन मैटर करते हैं। तो यहाँ पर भी वही गेहूं का दाना है, लेकिन वो सीड है या वो ग्रेन है वो इंटेंशन पर डिपेंड करेगा। अगर आपका इंटेंशन है कि मैं इसको पकाकर खा जाऊं, इसकी रोटी बनाऊं और खा जाऊं, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेन हो जाएगा। यानी कि इफ योर इंटेंशन इज ईटिंग, तो वो क्या बन गया? ग्रेन बन गया। और अगर इंटेंशन आपका ये है कि इसको रख लेता हूं, अगले साल जब क्रॉप लगेगी तो इसी से सोइंग करूंगा, तो आपका इंटेंशन क्या है? सोइंग करना। तो ये क्या बन गया? सीड बन गया। तो आपका इंटेंशन अगर सोइंग करना है तो वो सीड बन गया। तो ये तो हो गई इंटरनल बात जो आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपको दो सैंपल्स दे दूं, तो अगर मैं दो सैंपल्स में आपके सामने रख दूं, दो कटोरियों में सीड्स आपके सामने रख दूं और मैं पूछूं इनमें से बताइए कौन सा ग्रेन है और कौन सा सीड है, तो किन पैरामीटर्स पर ध्यान देंगे? तो देखिए, अगर वो मुझे सीड है ना, अगर मुझे उससे प्लांटिंग वैल्यू लेनी है तो मुझे क्या देखना होगा? सबसे पहले उसकी प्योरिटी। भाई सीड हम क्या चाहते हैं कि वो जो वेराइटी में ग्रो कर रहा हूं वो उसी वेराइटी का सीड हो, है ना। तो वो क्या होना चाहिए? जेनेटिक भी प्योर होना चाहिए और फिजिकली भी प्योर होना चाहिए। प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पर सीड ग्रो कर रहे हैं। यहाँ प्योरिटी इतना मैटर नहीं करता। भाई ए वेराइटी का सीड है या बी वेराइटी का सीड है, बनानी तो मैंने इसकी रोटी है, तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ पर प्योरिटी डजंट मैटर, यहाँ पर प्योरिटी मैटर नहीं करती। गंदा है तो साफ कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी चीज एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्लांटिंग वैल्यू। आप चाहेंगे कि ये सीड वायबल हो, है ना, इस सीड से एक प्लांट निकले जिसके लिए आप काम करना चाह रहे हैं। ये सीड वायबल नहीं होगा तो भी चलेगा, प्लांट ना निकले ना सही, मुझे तो रोटी बनानी है, प्लांट थोड़ी बनाना है। लेकिन यहाँ पर मुझे इससे प्लांट बनाना है, सो आई वांट दिस सीड टू बी वायबल। इस सीड को वायबल होना जरूरी है।
सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. द मेजर डिफरेंस इज अबाउट क्वालिटी. ये वायबल होना चाहिए, विग्रस होना चाहिए, ज्यादा हेल्दी, ज्यादा प्योर होना चाहिए, तो वो सीड के काम आएगा. वही अगर मैं रोटी की बात करूं, भाई उसमें वायबिलिटी है कि नहीं है डजेंट मैटर, है ना, बिकॉज मुझे प्लांट नहीं उगाना. लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन पर हम बात कर सकते हैं ना. भाई न्यूट्रिशन तो अच्छा होना चाहिए, ग्रेन की बात है, खाने की बात है, तो न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए. इस पर किसी चीज का कोई केमिकल स्प्रे नहीं किया जाता. जो खाने वाले ग्रेन है उस पर केमिकल स्प्रे या केमिकल ट्रीटमेंट करके नहीं रखा जाता, ताकि हम उसको सेफली कंज्यूम कर सके. तो ये क्या होना चाहिए, नो केमिकली ट्रीटेड. ये केमिकली ट्रीटेड नहीं होनी चाहिए, सेफ टू कंज्यूम होने चाहिए. ठीक है, तो ये कंसर्न यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि इसे मुझे खाना है, इसे मुझे लगाना है, तो इसके कंसर्न मेरे अलग होंगे. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि वो सीड बन जाता है या ग्रेन बन जाता है. लेकिन अगर मैं आपको 2 सैंपल दूं, जो ज्यादा प्योर है, फिजिकली प्योर है, जेनेटिकली प्योर है, हेल्दी है और वाइबल सीड्स है, उनको आप सीड काउंट करेंगे. जो इम्प्योर भी है, कोई बात नहीं, वायबल है नहीं है कोई बात नहीं, न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर अच्छी है, केमिकली ट्रीटेड नहीं है, तो आप उसको ग्रेन मान सकते हैं. एक सीड को आप ग्रेन की तरह खा सकते हैं, कोई बात नहीं, वायबल था तो क्या हुआ, मुझे तो रोटी खानी थी, मैंने खा ली. लेकिन एक ग्रेन को सीड की जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए उसको फिजिकली या प्योरिटी जो टेस्ट होता है उसको पास करना जरूरी होता है. अगर वो नहीं किया तो आप उसको सीड में काउंट नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सीड एंड द ग्रेन. चलिए, तो यहां पर हमारी जो ये क्लास है इसका लगता है विराम. पूर्ण विराम नहीं कहेंगे, पूर्ण विराम तो जब लगेगा जब प्लांट साइंसेस के हमारे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे, राइट. तो मैंने शुरू में आपको जो बैचेस दिखाए थे वो आपके टारगेट बैचेस है, इफको के लिए है, आईबीपीएस एएफओ के लिए है, सीडब्ल्यूसी के लिए है. इफ यू समवन हु इज गुड एट सेल्फ स्टडीज, आप सेल्फ स्टडीज में अच्छे हैं लेकिन 1-2 सब्जेक्ट आपको परेशान कर रहे हैं, उनमें आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है, तो आप इन पर्टिकुलर टीचर्स के बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं. इससे आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर होल्ड अच्छा बनेगा, उसके कंसेप्ट आप इजीली समझ पाएंगे. अगेन दे आर अवेलेबल ऑन अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर महापैक. इफ समवन वांट्स टू गिव मल्टीपल एग्जाम, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे स्टेट एमएससी भी देना है, आईटीआर जेआरएफ भी देना है, 1-2 जॉब अपॉर्चुनिटीज भी चेक करके रखनी है, तो ऐसे में आप सभी में अलग अलग एनरोल करने की बजाय एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जहां एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर जो भी कोर्सेज रन हो रहे हैं उन सभी की पेड क्लासेस आपको अवेलेबल होती है. ना सिर्फ पेड क्लास, उनके टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए और उनकी ई बुक्स भी अवेलेबल होती है. सो इसके जो है पूरी 1 साल की वैलिडिटी होती है, यानी कि 1 साल में आप जो भी प्रिपरेशन करना चाहें वो एक जगह से कर सकते हैं. The fees is 7,359 for this agriculture महापैक. अगेन अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर ये मौजूद है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, use the code Y448 to enroll and get 77% off on your बैचेस. एंड इसी के साथ इस क्लास को हम करते हैं समाप्त. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और सीड साइंस के नए कंसेप्ट्स के साथ. स्टे ट्यून्ड, keep watching, keep enjoying, and if you have any queries, suggestion, do mention in the comment box and do share the classes को जरूर share करें to all the peoples who are interested in these subjects. Goodbye and take care.